नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी जीएस में आप सबका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक लुसेंट एनिशियन हिस्ट्री। इससे पहले हम लोग लुसेंट एनिशियन हिस्ट्री से संबंधित 2 वीडियो पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा इसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं, ताकि जो भी इसमें फैक्ट आएंगे उसको याद करने में सहूलियत मिलेगी। कहा जाता है कि मानव की उत्पत्ति जो है ये चतुर्थ युग के प्लायोसीन काल में हुआ था, जिसमें रामापिथेकस मानव की उत्पत्ति हुई थी। रामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए थे, होमो हैबिलस आए, होमो इरेक्टस आए, निएंडरथल आए, होमो सेपियंस आए, जो आज का मानव है। और ये मानव जो था, होमो सेपियंस जो था, ये उच्च पूरा पाषाण काल का मानव था। और इससे पहले के जो मानव थे वो निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल के मानव थे। ठीक है, तो कहा जाता है कि रामापिथेकस जो था वो जब प्लायोसीन काल में जब मैदानी भाग का निर्माण हो गया था, तो इसकी 2 शाखाएं बट गई। एक शाखा जो थी ये मैदानी भागों की में जाकर विकास किया, और दूसरी शाखा जो थी ये जंगल में ही रह गई। और जो जंगल में रह गई उनको महाकपि वर्ग कहा गया, और जो मैदानी भागों में चले आए वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस, जो आज का मानव है, आधुनिक मानव है, उसमें तब लगातार इसमें क्रमिक विकास होता चला आया। ठीक है, इस क्रम में जो मानव विकास करते हुए आया तो उसने कुछ सांस्कृतिक उद्विकास भी किया। और ये जो सांस्कृतिक उद्विकास का जो क्रम था ये सिनोजोइक महाकाल में किया था, और चतुर्थ युग में। तो चतुर्थ युग को 2 भागों में बांटा गया। फिर चतुर्थ युग को समझने के लिए हम लोग इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्रतिनितंतम युग और दूसरा को कहते हैं नितंतम युग। प्रतिनितंतम युग में जो समय है वो है 3 मिलियन से 10,000 BC, और नितंतम युग का जो समय है वो 10,000 से लेकर आज तक का माना जाता है। नितंतम युग जो है ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है, और प्रतिनितंतम युग जो है ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है, और न्यूनतम युग जो है वो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से संबंधित है। प्रतिनितंतम में क्या होता है कि इस काल में जो है हिमायन और वर्षायन की क्रिया होती है, यानी बर्फ होती है, बर्फ की वर्षा होती है, वर्षा। ठीक है, और ये जो हिमायन और वर्षायन की क्रिया होती है ये इक्वेटर पर होता है। ये भी थोड़ा सा जानने की इम्पोर्टेंट लाइन है कि इसका ये जो हिमायन और वर्षायन की जो क्रिया होता है ये पृथ्वी के जो इक्वेटर वाला पोर्शन है वहाँ पर ये हो रहा था। पृथ्वी लगातार अपने आप को एस्टेबल कर रही थी, लगातार अपने आप को करने की कोशिश कर रही थी। इसी प्रतिनितंतम युग में मनुष्य की उत्पत्ति होती है, उद्भव होता है। और इस समय का जो मनुष्य होता है, जो निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल का जो मानव रहता है, वो मुख्यतः शिकार संग्रह करता रहता है। इस समय में कोई खेती का प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि इस समय पृथ्वी अपने आप को स्टेबल करने में लगी हुई थी। जलवायु नहीं थी, आर्द्रता नहीं थी, जिसकी वजह से कोई फसल नहीं उग पाया था। इसलिए इस समय का जो मानव था वो पूर्णतः शिकारी संग्रहकर्ता जीवन पर व्यतीत करता था। दूसरा हम लोगों ने न्यूनतम युग में है, जो 10,000 BC से लेकर आज तक का माना जाता है। इस समय क्या हो, न्यूनतम युग यानी मध्य पाषाण काल का समय जैसे आता है, तो इस काल में जो है पृथ्वी अपने आप को स्टेबल कर लेती है, और स्टेबल करने के बाद उसकी जो जलवायु बनती है उसमें गर्माहट होता है, और गर्माहट के साथ साथ उसमें आर्द्रता आती है। और जैसे ही ये गर्माहट और आर्द्रता आती है तो छोटे छोटे पौधों का विकास होना शुरू हो जाता है, और यहीं से मानव जो है अपने आप के लिए शिकारी संग्रहकर्ता से हटकर जो है खेती की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और जिसका प्रथम साक्ष्य हम लोग देखेंगे कि नवपाषाण काल में मनुष्य जो है कि जौ और गेहूं और जौ के दाने को उपजाता है। तो यही सब जो है
साक्ष्यों की जो है पुरातात्विक साक्ष्यों की खोज हुई और खोज होने के बाद इसकी जो तिथि डेट की गई जिसमें कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन 14 क्या है? तो कार्बन 14 क्या होता है कि जो भी जीवित जीवाश्म होते हैं, जो भी जीवित सजीव होता है उसके अंदर कार्बन 14 रहता है, और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो वो धीरे धीरे वो कार्बन 14 धीरे धीरे उसका क्षय होने लगता है, और इसी के आधार पर तिथि का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इतिहास का विभाजन जो है प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक और ऐतिहासिक 3 भागों में किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल क्या है? उस काल को कहते हैं जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है। वहां जो टोटली जो है वो पूरा पुरातत्व साक्ष्य पर ही निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि इसमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन ये लिखित साक्ष्य जो है इसको पढ़ा नहीं जा सका है, और लिखित साक्ष्य पढ़ा नहीं जा सकता है ये इसलिए अध ऐतिहासिक काल में ही आता है। तो इसमें दोनों हैं, एक पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं और दूसरा लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो पिक्चर के फॉर्म में रहता है, चित्र के रूप में रहता है। इसीलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता को भाव चित्रात्मक लिपि उसमें मिलती है। इसके बाद आते हैं हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम लोग इसमें लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन जो इसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं इस लिखित साक्ष्य को पढ़ा जा सका है, इसलिए इसको ऐतिहासिक काल कहा गया। इसी ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा जाता है: निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। और जो आज का आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव वो इसी उच्च पूर्व पाषाण काल का है, और इससे पहले जिसको होमोसेपियंस भी कहते हैं, होमोसेपियंस जो है इसी उच्च पूर्व पाषाण काल का है। और होमोसेपियंस से पहले जो भी थे, रामापिथेकस थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, ये सब इसमें आते हैं, निम्न पूर्व पाषाण काल और मध्य पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, होमो इरेक्टस पहला मानव था जो कि खड़ा होकर चला था, और होमो हैबिलस के बारे में थोड़ा सा जान लें कि ये पहला मानव था जिसने क्या किया था, हथियार का प्रयोग किया था। ठीक, ये 2 फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग लूसेंट पे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसमें किसी बात कहा गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। अगला है, निम्न विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से मिलता है। ज्ञानी मानव, जिसको होमोसेपियंस भी कहा जाता है, का प्रवेश जो है ये धरती पर आज से 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, जो ये होमोसेपियंस है इसका विकास जो है प्रवेश धरती पर कब हुआ था, तो 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, पूर्व पाषाण काल का ये या पूर्व पाषाण काल से मानव के जीविका का जो मुख्य आधार था वो क्या था, शिकार था। अभी हम बताएं कि शिकार पर ही थे। क्यों थे? क्योंकि उस समय हिमायन और वर्षायन की क्रिया हो रही थी, पृथ्वी के पास वैसा जलवायु नहीं था जिससे छोटे छोटे पौधे उगे, जिससे वो अपना जो है अनाज के भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाए। ठीक है, आग का आविष्कार मानव ने पूरा पाषाण काल में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, मानव जो था वो आग का आविष्कार जो है यह पूरा पाषाण काल में ही कर चुका था, लेकिन इसका उपयोग जो है वो मध्य पाषाण काल में करेगा। आविष्कार जो था आग का ये उच्च पूरा पाषाण काल में हो गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है मानव कब करेगा, मध्य पाषाण काल में करेगा। अगला पॉइंट है
कि पहिए का आविष्कार जो है ये नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का नवपाषाण काल में, अच्छा ये क्यों हुआ, पहिए का आविष्कार क्यों हुआ? क्योंकि नवपाषाण काल में क्या हुआ कि जैसे ही पृथ्वी अपने आप को स्टेबल कर ली, स्टेबल करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर छोटे छोटे पौधे उगे और उसमें सर्वप्रथम जौ गेहूँ उगा। जौ और गेहूँ उगाने के बाद क्या हुआ कि इनके काट कर इस फसलों का उन्होंने खाना शुरू किया। खाने के बाद क्या हुआ कि उनमें जनसंख्या विस्फोट हो गया। अब जब जनसंख्या विस्फोट हो गया और चीज़ें ज़्यादा उपज होने लगी तो ऐसे में क्या होगा कि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ले जाने के लिए जो है पशु का इस्तेमाल करते थे, बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। ले जाना था तो बैलगाड़ी का इस्तेमाल किए, तो बैलगाड़ी का जब इस्तेमाल किए तो उन्होंने पहिए का आविष्कार कर डाला, करने के लिए पहिए का आविष्कार कर डाला। तो ये इसका कुछ फैक्ट है, इसको थोड़ा सा कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगे। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी। उसने सबसे पहले कुत्ता पालतू बनाया, ठीक है। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके द्वारा अपनाए जाने वाला प्रथम औजार जो था वो कुल्हाड़ी था, जो कि अतिरम्पक्कम से पाया गया था, और ये जो है अतिरम्पक्कम से पाया गया था, ठीक। अगला है कृषि का आविष्कार जो है ये नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ है, पश्चिम जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में ये अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो है गेहूं है, ये पहली फसल थी एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो चावल था। अगला है कि कृषि का प्रथम उदाहरण जो है ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कुलडीहवा का जो संबंध है वो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है, ठीक है। भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो थे वो एस्पेटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज की। पलवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पूरा पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई थी। CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण की खोज निकाले थे। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। तो मानव के जो सबसे पहले जो अस्थि पंजर था वो मध्य पूरा पाषाण काल से ही पाए गए थे, ठीक है। नर्मदा नदी के तट पर पाया, जिसे नर्मदा मानव भी कहा जाता है ये, ठीक है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर जो है वो मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदड़ो है। सिंध भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिब्बन भारत में पाए जाने वाले एकमात्र मानव कपी है, ठीक है। असम में ये पाया जाता है श्वेतभ्रू गिब्बन, जो कि एकमात्र क्या है? मानव कपी है। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की बड़ी बस्ती है। इसका संबंध किससे है? जौरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। प्राग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका की गुफा की शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि भीमबेटका पहले है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के होशंगा जिला में ये पड़ता है। यहाँ पर मानव ने सर्वप्रथम जो है यहाँ पर चित्र का निर्माण किया था, क्योंकि मानव जब ये बारिश वगैरह होता था तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो भी ये सभ्यता पाई जाएंगी वो नदी के किनारे ही पाए जाएंगे। नदी के किनारे क्यों पाया जाता था? क्योंकि वहाँ पर गुफा वगैरह रहते थे, तो आसानी से उस गुफा में चले जाते थे और नदी से पानी पी लेते थे। वहीं से फल वगैरह क्या बोलते हैं कि ये फल तो नहीं, मछली उछली मार लेते थे या फिर जानवरों को मार लेते थे, ठीक है। ये एक इसमें जो है ये क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल जो है, पाषाण काल ये पूरा जो है ये पत्थर का युग है। इस पूरे प्राग ऐतिहासिक काल को, जिसमें हम लोग पाषाण काल युग पढ़ते हैं, ये पत्थर का युग है, जिसमें जो है मानव ने पत्थरों के औजार का इस्तेमाल किया था और उस पत्थरों के औजार के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा हम लोगों ने, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ये सारे पत्थरों के उपयोग के आधार पर बांटा गया है। जैसे कि सबसे बड़े पत्थर होते थे निम्न पूरा पाषाण काल में, बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़का कर क्या किया जाता था? जानवरों को मारा जाता था और उसका जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उस समय जो है मोटे चमड़े वाले जो है जानवर हुआ करते थे,
तो मोटे चमड़े वाले जानवरों का जो है छोटे पत्थर के हथियारों से उनके शिकार नहीं किया जा सकता था, इसलिए पहाड़ों के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर ढकेल दिया जाता था और उसके मार्ग में जो भी जानवर आता था तो वो कुचल जाते थे। मरने के उपरांत वो क्या कर लेते, उस समय के मानव, निम्न पाषाण काल के मानव खा लेते थे। इसके बाद पृथ्वी अपने आप को थोड़ा सा और स्टेबल की, जलवायु में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, तो उनके चमड़े में भी परिवर्तन हुआ। और इस चमड़ों में परिवर्तन होने के बाद अब जो है मानव थोड़ा सा छोटा सा पत्थर इस्तेमाल करना चालू किया। ये सिलसिला मध्य पाषाण काल में आता है। तो मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि पृथ्वी अपने आप को पूरी तरह से बदल लेती है, जलवायु इसका गर्म होने लगता है, आर्द्रता उसमें आने लगती है। तो इस समय जो मानव जो है वो सूक्ष्म पूरा पाषाण काल कहा जाता है इस मध्य पूरा पाषाण काल को, क्योंकि इस समय जो है मानव छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल अब करना, हथियार के रूप में करना चालू कर दिया था और अस्थायी जीवन के रूप में भी धीरे धीरे आने लगा था। कृषि का उपयोग भी होने लगा था, लेकिन व्यापक स्तर पर नहीं होता है। व्यापक स्तर पर नवपाषाण काल में होगा, ठीक है। ये लोग गुफाओं में रहने लगेंगे, लेकिन नवपाषाण काल आते आते क्या होता है कि पत्थरों के आकार का साइज जो होता है, हथियार के आकार का साइज बहुत छोटा हो जाता है। जो है पहले 10 मानव मिलकर किसी जानवर का शिकार करते थे, तो अब जो है एक ही मानव मिलकर, अकेला ही मानव जो है वो शिकार कर लेता था, क्योंकि छोटे हथियार हो गए थे, जानवर भी छोटे छोटे हो गए थे उनके जलवायु परिवर्तन के कारण। तो ऐसे में जो 9 लोग खाली बैठते थे, तो वो लोग 9 लोगों में से कुछ लोग कृषि में लग गए और कुछ और भी बेरोजगार टाइप के थे, आज के भाषा में कहें तो वो लोग क्या करने लगे कि गुफाओं में बैठे बैठे कुछ कुछ करते रहते थे। और ऐसे में ही जो खाली बैठा व्यक्ति ने चित्रकारी करना चालू कर दी, और यही चित्रकारी का प्रमाण जो है ये भीमबेटका गुफा में मिलता है सर्वप्रथम, ठीक है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। अगला है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है नर्मदा नदी घाटी में मिलता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले हैं, जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हो जाएगा, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो आपको सूचना मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करें, उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।